Assalamualaikum students, I am Nimsha Saher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's summarize the chapter that we are going to discuss, that is transition elements. सबसे पहले तो students आपके पास periodic table के अंदर हमने S block elements को discuss किया, then P block elements को. अब students आपके पास टर्न आती है D block elements की या transition elements की. Students आपके पास transition elements को transition elements इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो properties होती हैं वो S block elements और P block elements के दरमियान transition में होती हैं, यानी कि students उनकी एवरेज भी हो सकती है, जबकि स्टूडेंट्स ज़्यादा या कम भी हो सकती हैं ड्यू टू इट्स सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो कि स्टूडेंट्स आपके पास रेगुलर मैनर के अंदर चेंज हो रही होती हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन्स या आउटरमोस्ट शेल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके जो डी या एफ सब शेल्स होती हैं वो इनकम्प्लीशन होती हैं इन द टर्म्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इनको हम लोकेट कर लेते हैं. स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 3B यानी कि स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. स्टूडेंट्स ये आपके पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न होगी और हम ये कोशिश करेंगे कि हमें थ्रू आउट इसका एटॉमिक नंबर याद हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो. देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं लेंथेनाइड्स और रेक्टेनाइड्स जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ये भी स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं. स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की केस में ये हो रहा होता है कि इनका जो एफ सब शेल होता है वो इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स चलते हैं थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर जब से 21 से 30 तक जाता है, यानी कि स्कैंडियम से जिंक तक जाता है, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं. सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे कि आपके पास जो हाफ फिल्ड शेल होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्रोमियम की केस में 3d4 4s2 की जगह ज़्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन थी 3d5 4s1. देन स्टूडेंट्स आपके पास कॉपर 29 की केस के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन 3d9 4s2 की बजाय 3d10 4s1 थी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो हाफ फिल्ड सब शेल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पार्शली फिल्ड सब शेल्स. देन स्टूडेंट्स टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट्स में आपके पास टिपिकली वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं रखते या प्रेजेंट ही नहीं होता. जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 3B और ग्रुप 2B के जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. फॉर ग्रुप 2B स्टूडेंट्स ये आपके पास नॉन टिपिकल एलिमेंट्स हैं. नॉन टिपिकल से मुराद ये कि स्टूडेंट्स आफ्टर देयर कंपाउंड फॉर्मेशन या इनकी जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या दूसरी जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी एग्जिबिट नहीं कर रहे होते. प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में चलते हैं तो ये तमाम मेटल होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, आपके पास एलॉयज बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं, इनके कंपाउंड्स भी कलर्ड होते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि जब आप फर्स्ट और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आप बाइंडिंग एनर्जीज को कंपेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास अप टू ग्रुप 6A बाइंडिंग एनर्जीज मैक्सिमम हो जाती हैं, 6B मैक्सिमम हो जाती हैं, जबकि स्टूडेंट्स अप टू ग्रुप 2B इनकी वैल्यूज डिक्रीज होने लग जाती हैं. सेम फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड एग्जैक्टली फॉर दैट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. बाइंडिंग एनर्जी स्टूडेंट्स आपके पास है कि कितनी स्ट्रॉन्गली मेटेलिक बॉन्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देन स्टूडेंट्स आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को जब डिस्कस करते हैं तो उनके अंदर भी सेम ट्रेंड होता है कि आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप 6B के केस में मैक्सिमम हो जाता है, वेनेडियम की केस में. देन स्टूडेंट्स आपके पास ये सब्सिक्वेंटली डिक्रीज होता है अप टू दैट ऑफ जिंक. देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर भी आपके पास टंगस्टन तक इसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही होती हैं, जबकि डाउन द ग्रुप फिर डिक्रीज हो जाती हैं, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू मरकरी. देन स्टूडेंट्स आप कोवलेंट और आयनिक रेडियाई को जब देखते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास जो कोवलेंट रेडियाई होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होने लगते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आयोनिक रेडियाई है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास आयोनिक रेडियाई का जो थोड़ा मैनर है चेंज होने का या ट्रांजिशन करने का वो थोड़ा इरेगुलर है. पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मैंगनीज +3
आयरन +2 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आयरन +3 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैक्सिमम है, यानी कि स्टूडेंट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड इन एलिमेंट्स को अट्रैक्ट कर रही होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जैसे जैसे आप पीरियड में अक्रॉस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जाते हैं आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी डिक्रीज होता चला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास मुख्तलिफ आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड अप टू 7 स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स आप मैंगनीज एग्जिबिट करता है। कलर की केस में देखा जाए तो स्टूडेंट्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ जो कि स्पेसिफिक कलर से एसोसिएटेड है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। देन स्टूडेंट्स वही एनर्जी रिलीज जब होती है तो हमें इन द फॉर्म ऑफ कलर रिफ्लेक्ट होकर नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपके पास रिलीज हुई होती है। कोई भी रेडिएशन जब किसी भी एनर्जी से एसोसिएटेड होती है तो किसी वेवलेंथ से किसी कलर से भी एसोसिएटेड होती है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आपके पास जो है वो वायलेंट कलर दे रहा होता है येलो कलर एब्जॉर्ब करने के बाद, जैसे कि स्टूडेंट्स आप बाकियों की केस में भी एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिफाइन कर लेते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो कि स्टूडेंट्स अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं बट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल केटायन और अ कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन और अ कॉम्प्लेक्स एनायन, यानी कि स्टूडेंट्स एक टाइम पे सिंपल केटायन या कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट हो सकता है। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स एक टाइम पे आपके पास या तो आ कॉम्प्लेक्स केटायन और आ सिंपल एनायन एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड की केस में। देन स्टूडेंट्स आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड देखें FeCN6 आपके पास स्टूडेंट सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन। लीगेंड स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास वो ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे साइनाइड है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या नंबर ऑफ ग्रुप्स जो कि अटैच्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीगेंड्स। कोऑर्डिनेशन अफेयर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि वो तमाम एंटिटी जो कि ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस की जाती है उसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन अफेयर। चार्ज क्या होता है कोऑर्डिनेशन अफेयर पे ऑपोजिट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू दैट ऑफ द एनायन और केटायन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन अफेयर। देन स्टूडेंट्स कीलेट्स आपके पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स आपके पास तब जनरेट होते हैं व्हेन ऑल द डोनर एटम्स ऑफ अ पॉलीडेंटेड लिगेंड गेट कोऑर्डिनेटेड विद द सेम मेटल आयन, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डाइऑक्सिलेटो प्लैटिनेट की फॉर्म में देखा था। देन स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर को अगर देखा जाए तो 3 एग्जांपल्स में मैं इसको समराइज कर देती हूँ। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट मींस कि आपने केटाइन अगर मेंशन्ड है तो उसको आप पहले नेम करेंगे। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप हमेशा प्रीफिक्सेस यूज कर रहे होंगे डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा के बिफोर दैट और मेंशनिंग कि आप कौन सा लिगेंड यूज कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास एनायनिक कोऑर्डिनेशन अफेयर प्रेजेंट है तो आप याद रखेंगे कि आपने एनायनिक लिगेंड के एंड पे ओ का साइन लगाना है, यानी कि ऑक्सो क्लोरो नाइट्रो। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सिलेटो आता है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप सबको लेके चल रहे होंगे। अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड आ रहा है तो उसको आप एमाइन एक्वा और कार्बोनिल की फॉर्म में ही प्लेस करेंगे। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास आयन है तो जस्ट हम आयन को ही नेम कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास केटाइनिक कोऑर्डिनेशन अफेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टूडेंट सेंट्रल मेटल एटम और आयन के नेम के एंड पे ATE आप ऐड कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आप आयरन को कैसे रॉट आयरन की फॉर्म में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप पर्लिंग फर्नेस के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो आयरन की कमर्शियल फॉर्म्स होती हैं वो 3 होती हैं। एक आपके पास होती है पिग या कास्ट आयरन, एक होती है स्टील, एक होती है रॉट आयरन। रॉट आयरन आपके पास सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इस वजह से होती है क्योंकि सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन या इम्प्योरिटीज आपके पास रॉट आयरन के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास रॉट आयरन पर्लिंग फर्नेस में बनता है जो कि एक तरह का रेवर्बरेटरी फर्नेस होता है। गैसें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडाइज होती हैं अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन्स में। देन स्टूडेंट्स अपनी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होने के बाद रिमूव हो जाती हैं, स्लैग फॉर्मेशन होती है, स्लैग को रिमूव कर लिया जाता है, पीछे आपके पास स्टूडेंट्स आपका प्योर मेटल एग्जिस्ट करता है। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से आयरन को ट्रीट किया जाता है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बेसमेर कन्वर्टर प्रोसेस और ओपन हेयर प्रोसेस के थ्रू आप स्टील मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। स्टील स्टूडेंट्स आपके पास 3 तरह की होती है, हाई कार्बन स्टील होती है आपके पास, मीडियम कार्बन स्टील होती है, मिनिमम कार्बन स्टील होती है, माइल्ड कार्बन स्टील होती है आपके पास। स्टूडेंट्स होता यह है कि आपने जो स्टील मैन्युफैक्चर करनी होती है वो आप कास्ट आयरन से भी कर सकते हैं या किसी स्टील स्क्रैप से भी कर सकते हैं। ओपन हार्ट प्रोसेस में आप कोई भी स्टील यूज कर सकते हैं जिसको आप मेल्ट करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं उसको आप रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। देन स्टूडेंट्स उनको रिमूव करते हैं, कार्बन कंटेंट को मेंटेन करते हैं, एट द एंड ऑफ फेरो मैंगनीज ऐड करते हैं ताकि कार्बन कंटेंट मेंटेन हो। एंड देन स्टूडेंट्स उसको रिस्पेक्टिव अपनी जो हार्डनिंग है वो उसकी अचीव हो। ओपन हार्ट प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप गैसेस को एंटर करवा रहे
रहे होते हैं फ्रॉम ईदर साइड्स, आपके पास स्टूडेंट्स रेवर्बरेटरी फर्नेस की तरह ये काम कर रहा होता है, यानी कि आपके पास हॉट गैसेस को डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट किया जाता है, वो दोबारा फर्नेस के अंदर एंटर हो जाती हैं और टेम्परेचर मजीद बढ़ा देती हैं। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आपके पास बेसमर प्रोसेस के अंदर जो बेसमर कन्वर्टर यूज होता है उसके थ्रू भी स्टील की फॉर्मेशन होती है। ये मूवेबल होता है, पियर शेप होता है, आप इसको किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसके अंदर भी वैसे ही गैसेज ऑक्सीडाइज, अपने जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं अपनी रिस्पेक्टिव गैसेज के अंदर, स्लैग फॉर्मेशन होती है, स्लैग को रिमूव किया जाता है, इवन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर रिमूव किया जाता है, जिसको आगे इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देन स्टूडेंट्स इसके अंदर भी सेम वही स्टोरी रिपीट होती है कि आपने फेरोमैंगनीज ऐड करना है कार्बन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप एल्यूमिनियम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे होते हैं ताकि जो आपके पास स्टील बन रही है उसके अंदर किसी किस्म के भी एयर बबल्स प्रेजेंट ना हो, क्योंकि एल्यूमिनियम डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड जनरेट कर रही होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास कोरोजन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो कि रिफाइंड मेटल्स को उनकी स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप एल्यूमिनियम और कॉपर की केस में ये देख सकते हैं कि अगर आपने एल्यूमिनियम को कॉपर के ऊपर प्लेट किया हुआ है तो एल्यूमिनियम इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा कि एनोड में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगा टुवर्ड्स दैट ऑफ कैथोड, और स्टूडेंट्स आपका जो मेटल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका मेटल रस्ट कर जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है कि आपके पास एल्यूमिनियम कैसे करोड करता है या सरफेस को डिस्टर्ब करता है। प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? नेमलिंग के थ्रू हो सकती है, प्लेटिंग के थ्रू हो सकती है, टिन प्लेटिंग के थ्रू हो सकती है, कैथोड कोटिंग के थ्रू, देन स्टूडेंट्स एनोड कोटिंग के थ्रू, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, जिंक कोटिंग के थ्रू आपके पास क्या हो सकती है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि टिन कोटिंग एक अच्छा मेथड नहीं है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनोड कोटिंग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इफ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू अ स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। स्टूडेंट्स इसकी केस में क्या होता है कि जिंक को अगर आप ऑन द सरफेस ऐड करते हैं टू दैट ऑफ स्टील तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस आपके पास जिंक एनोड में कन्वर्ट होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जिंक डिसॉल्व हो जाती है प्रेफरेंशली। इस तरह के कोरोजन को सैक्रिफिशियल कोरोजन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को स्टूडेंट्स आप अपने सामने डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन के अंदर भी देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एक ब्रीफ सी समराइज कर लेते हैं कि आपके पास क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये तमाम तरह की येलो कलर के कंपाउंड्स होते हैं। क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पोटेशियम क्रोमेट को अगर देखा जाए तो ये आपके पास येलो कलर का होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, ज़्यादातर अल्कलीन सोल्यूशंस के थ्रू ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन टेट्राहीड्रल होता है। इसके ऊपर इसका जो आयन होता है उसके ऊपर होल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो रेड कलर का रोम्बिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसका आप तमाम रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ इसका रिएक्शन जब देखेंगे तो स्टूडेंट्स एट दी एंड ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट के अंदर ऑक्सीडाइज कर लेता है। पोटेशियम परमैंगनेट देखें तो स्टूडेंट्स इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके पास पर्पल कलर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि स्टूडेंट्स आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? बाय एसिडिफाइंग सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट, स्टैडलर्स प्रोसेस जिसके अंदर आप क्लोरीन यूज कर रहे होते हैं, पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और उनको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है विद हाइड्रोजन सल्फाइड, विद फेरस सल्फेट, विद ऑक्सैलिक एसिड एंड दैट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सैलिक एसिड के केस में स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कन्वर्ट कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में पोटेशियम के रिस्पेक्टिव कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, जब हम यूजेज डिस्कस करेंगे तो इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज अ जर्मिसाइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के अलावा स्टूडेंट्स इसको मुख्तलिफ तरह के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर समडे टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सैर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.